If we analyze the process of annexation of Indian states by East India Company from 1757 to 1857, ये दोनों ही ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम कंपनी के रूलिंग पीरियड को देखें। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जिसके बाद पॉलिटिकली बहुत पावरफुल हो गई थी कंपनी। 1857 में रिवॉल्ट हुआ, जिसको कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बोला जाता है। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के रूल को एंड कर दिया था। तो इन 100 ईयर्स में अगर हम देखें कि इन्होंने इंडियन स्टेट्स को कैसे एनेक्स किया, कैसे उन पर कब्जा किया, तो सर्टेन की एस्पेक्ट्स इमर्ज। कुछ की एस्पेक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द कंपनी रेयरली लॉन्च्ड अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी। किसी भी अनजान टेरिटरी पर कभी ही ये मुश्किल से ही मिलिट्री अटैक किया करते थे। इंस्टेड इट यूज ए वेराइटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स। बहुत सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड से यूज़ करते थे। पॉलिटिकली इंटरफेयर करेंगे उसके कामों में, इकोनॉमिकली उसको वीक बनाएंगे या फिर डिप्लोमेसी के थ्रू एक्सटेंड करेंगे अपने इन्फ्लुएंस को बिफोर एनेक्सिंग एन इंडियन किंगडम, किसी भी इंडियन किंगडम को एनेक्स करने से पहले। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, ये हमने पढ़ा है ऊपर, मीर कासिम के साथ ये हुआ था 1764 में। सो बैटल ऑफ बक्सर के बाद द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। कंपनी ने इंडियन स्टेट्स में रेजिडेंट्स को अपॉइंट कर दिया। देवर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स, एंड ये पॉलिटिकल या कमर्शियल एजेंट्स थे रेजिडेंट्स, एंड देयर जॉब वॉज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। इनका काम था कंपनी के हितों में काम करना और उसको आगे बढ़ाना। थ्रू द रेजिडेंट्स की मदद से द कंपनी ऑफिशियल्स बिगैन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। इंडियन स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स में भी इन्होंने इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। दे ट्राई टू डिसाइड हु वॉज टू बी द सक्सेसर ऑफ द थ्रोन। गद्दी पर आगे कौन बैठेगा, उत्तराधिकारी कौन होगा, वो भी कंपनी कोशिश करती थी डिसाइड करने की। एंड हु वॉज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी, जो इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, उस पर किनको अपॉइंट किया जाएगा, इसमें भी वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती थी ताकि बाद में चीज़ें उनके फेवर में हो। समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट्स इनटू अ सब्सिडरी अलायंस। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। कई बार कंपनी फोर्स करती थी स्टेट्स को सब्सिडरी अलायंसेस के लिए। सब्सिडरी अलायंसेस में क्या होता था, अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ दिस अलायंस, इस अलायंस की ये टर्म थी दैट इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस। आप अपनी इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स नहीं रख सकते, दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो कंपनी आपको प्रोटेक्ट करेगी, हम अपनी आर्मी भेजेंगे, बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेज। अब देखिए, आपकी अपनी आर्मी नहीं है, हम भेज रहे हैं, लेकिन उसके सभी खर्चे आपको देने पड़ेंगे, उन फोर्सेस को पे भी आपको ही करना पड़ेगा। दैट द कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोटेक्शन। हम आपकी प्रोटेक्शन के लिए आर्मी मेंटेन कर रहे हैं, तो आप खर्चा दीजिए। अभी इससे तो रूलर के पास कोई पावर रही ही नहीं, क्योंकि आर्मी ही आपकी नहीं है। इसका एक रीज़न ये भी था कि ब्रिटिशर्स को लगता था अगर इनकी इंडिपेंडेंट आर्मी होगी तो बाद में ये पावरफुल ना हो जाए और हमारे अगेंस्ट ही उसको यूज़ ना करे, इसीलिए आर्मी रखने से उनको मना कर दिया गया। इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट, और अगर आपने आर्मी को पेमेंट नहीं दी, आप फेल हुए उनको पे करने में, द पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी। पेनल्टी के तौर पर आपकी टेरिटरी ले ली जाएगी आपसे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रिचर्ड वेल्सले वॉज गवर्नर जनरल 1798 टू 1805 में रिचर्ड वेल्सले गवर्नर जनरल रहे हैं, द नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801। 1801 में अवध के नवाब को अपने आधे से ज़्यादा टेरिटरी को फोर्सफुली देना पड़ा था कंपनी को, एज ही फेल टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस, क्योंकि उन सब्सिडरी फोर्सेस को वो पे नहीं कर पाया था। हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स टू सीड टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड। हैदराबाद को भी इसी ही ग्राउंड्स पर सब्सिडरी फोर्सेस को पे ना करने की वजह से अपने टेरिटरीज को सीड करना पड़ा, उसके कंट्रोल को छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट इज व्हाट पावर डिड द रेजिडेंट हैव। ये जो रेजिडेंट्स अपॉइंट किए गए थे, इनकी क्या पावर थी। दिस इज व्हाट जेम्स मिल, द फेमस इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर फ्रॉम स्कॉटलैंड, रोट अबाउट द रेजिडेंट्स अपॉइंटेड बाय द कंपनी। जेम्स मिल के बारे में हमने 7th क्लास में भी पढ़ा है। ब्रिटिशर्स बड़े फेवरेट थे इनके, तो इंडियन हिस्ट्री को इन्होंने उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। एनीवेज, ये क्या कहते हैं रेजिडेंट्स के बारे में, वी प्लेस अ रेजिडेंट हु रियली इज द किंग ऑफ द कंट्री, वॉट एवर इंजंक्शंस ऑफ नॉन इंटरफेरेंस ही में एक्ट अंडर। हम एक रेजिडेंट को अपॉइंट करते हैं, अब वहाँ का राजा कोई भी हो, बात रेजिडेंट की ही चलती है, एक्चुअल किंग वही होता है। इंजंक्शन यानी कि इंस्ट्रक्शंस, किसी को आदेश देना। एक और वर्ड है सबसर्वियंस, जिसका मतलब होता है सबमिसिवनेस, यानी कि किसी की बात को मान लेना। सो जो भी उसकी इंस्ट्रक्शंस होगी उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, वैसे ही आपको एक्ट करना होगा। एज लॉन्ग एज द प्रिंस एक्ट इन परफेक्ट सबसर्वियंस, जब तक सारी बातें प्रिंस मानता रहेगा, एंड डज व्हाट इज एग्रीएबल टू द
रेजिडेंट और वैसा करेगा जैसा कि रेजिडेंट चाहता है, दैट इज टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट थिंग्स गो ऑन क्वाइटली। तो चीज़ें सभी आराम से चलती रहेगी। दे आर मैनेज विदाउट द रेजिडेंट अपियरिंग मच इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स। और काम इतना स्मूथली होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में रेजिडेंट का कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं। बट व्हेन एनीथिंग ऑफ अ डिफरेंट नेचर हैपन, लेकिन अगर कुछ भी अलग हुआ, द मोमेंट द प्रिंस टेक्स अ कोर्स विच द ब्रिटिश गवर्नमेंट थिंक्स रॉन्ग, या फिर प्रिंस ने ऐसा कोई मोड लिया, ऐसा कोई काम किया जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को रॉन्ग लगता है, देन कम्स क्लैशिंग एंड डिस्टर्बेंस। फिर क्लैश होंगे और डिस्टर्बेंस आएगी। नेक्स्ट इज टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता था क्योंकि बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई मैसूर और कंपनी के बीच में। इन्होंने कभी सरेंडर नहीं किया। फाइनली डेथ इनकी हो गई थी 1799 में। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। द कंपनी रिसोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन व्हेन इट सॉ थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जब भी कंपनी को कोई थ्रेट खतरा लगता था अपनी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, तो फिर वो उसको डायरेक्टली मिलिट्री से ही कन्फ्रंट करती थी। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ सदर्न इंडियन स्टेट मैसूर। ये मैसूर के केस में हम अभी देखेंगे। मैसूर हैड ग्रोथ इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली, जिन्होंने वहाँ पर रूल किया 1761 टू 1782 तक, एंड हिज फेमस सन टीपू सुल्तान 1782 टू 1799। सो मैसूर एक बहुत स्ट्रॉन्ग किंगडम था क्योंकि यहाँ के जो रूलर्स थे वो बहुत पावरफुल थे, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेस्ड पेपर एंड कार्डेमम। मालाबार कोस्ट से कंपनी खरीदा करती थी पेपर, काली मिर्च और कार्डेमम को, इलायची को, और वो इनके कंट्रोल में था। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डेमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम। 1785 में टीपू सुल्तान ने कहा कि जितने भी पोर्ट्स मेरे किंगडम में हैं उनसे कोई भी एक्सपोर्ट नहीं होगा सैंडलवुड का, चंदन की लकड़ियों का, पेपर, काली मिर्च और इलायची का। एंड डिसअलाउ लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। और वहाँ के जो लोकल मर्चेंट्स थे उनको भी मना कर दिया कोई भी ट्रेड करने के लिए कंपनी के साथ। तो यानी कि कंपनी का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट था उसको टीपू सुल्तान ने हर्ट कर दिया। ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद फ्रेंच इन इंडिया एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प। फ्रेंच के साथ अच्छे रिश्ते बनाए और अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस। तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को गुस्सा आना था। एक तो ट्रेड के लिए मना कर दिया, उनके जो राइवल्स हैं फ्रेंच, उनके साथ क्लोज रिलेशनशिप है, प्लस आर्मी को मॉडर्नाइज भी कर रहा है। दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रश। वो टीपू और हैदर को एम्बिशियस, एरोगेंट और डेंजरस रूलर्स मानते थे जिनको कि कंट्रोल करना और क्रश करना, खत्म करना बहुत ज़रूरी था। 4 वॉर्स वर फॉट विद मैसूर। मैसूर के साथ 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई 1767 टू 69, देन 82, 84, 92, 92 एंड फाइनली 1799, जिसमें कि डेथ हो गई थी टीपू सुल्तान की। हालांकि उनको ऑप्शन दिया गया था सरेंडर करने का, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि एक दिन मैं शेर की तरह जीऊँगा वो ज़्यादा अच्छा है रादर देन 365 डेज ब्रिटिशर्स के अंडर रहने के। ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ सेरिंगपटम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। बैटल ऑफ सेरिंगपटम में कंपनी ने फाइनली जीत हासिल की। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगपटम, और वो लड़ते लड़ते मरे अपनी कैपिटल को डिफेंड करते हुए। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वोडियार्स एंड अ सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। उसको वोडियार्स के अंडर प्लेस कर दिया गया जो कि पहले से ही बहुत वीक थे, और उनसे एक सब्सिडरी अलायंस साइन करा ली गई कि अब आप कोई भी अपनी आर्मी नहीं रखेंगे। ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पिक्चर है। ये एक टॉय है जो कि अभी लंदन में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। ये इसमें था क्या, ये एक बड़ा मैकेनिकल टॉय था जिसमें कि एक शेर है, नीचे एक सोल्जर है, और इसमें जब किसी बटन को या किसी हैंडल को प्रेस किया जाएगा ये टाइगर रोर करेगा, दहाड़ेगा, और ये जो सोल्जर है ये श्रीक करेगा, चिल्लाएगा। यहाँ पर टाइगर शो कर रहा है टीपू सुल्तान को और ये शो कर रहा है यूरोपियन सोल्जर्स को। तो जब 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की डेथ हुई कैपिटल सेरिंगपटम को डिफेंड करते करते, उसके बाद ब्रिटिशर्स इस टॉय को उठाकर लंदन ले गए। नेक्स्ट इज वॉर विद द मराठाज। मराठास के साथ वॉर। फ्रॉम द लेट 18th century द कंपनी ऑल्सो सॉट टू कर्ब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। लेट 18th century में कंपनी सोचने लगी कि मराठा की पावर को भी वो पहले कर्ब करेगी, अंडर कंट्रोल करेगी, काबू करेगी उस पर, एंड फाइनली डिस्ट्रॉय कर देगी। विद देयर डिफीट इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761,
1761 से पहले मराठास बहुत पावरफुल थे, लेकिन क्योंकि ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हार गए थे, द मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वॉज शैटर्ड। इनका जो एक सपना था दिल्ली से रूल करने का वो टूट गया। दे वर डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स, सरदार जिनको कहा जाता था। ये बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइड हो गए बिलोंगिंग टू डायनेस्टी सच एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन कॉन्फिडरेसी, कॉन्फिडरेंसी बोलते हैं अलायंस। तो इनका अलायंस था किनके अंडर अ पेशवा, जिसको कि प्रिंसिपल मिनिस्टर कहा जाता था, हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे। पेशवाज की मिलिट्री स्किल्स बहुत इफेक्टिव थी। बाजीराव के बारे में आपने सुना भी होगा कि 20 ईयर्स के अपने मिलिट्री पीरियड में उन्होंने एक भी बैटल लूज नहीं की। हालांकि ये सेकंड पेशवा थे। महाजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस वर टू फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेटमैन ऑफ लेट 18th सेंचुरी। ये दो इंपॉर्टेंट सोल्जर्स एंड स्टेट्समैन के नाम आपको गिवन है। द मराठा वर सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वॉर्स। एक सीरीज ऑफ वॉर में ब्रिटिशर्स ने कंपनी ने मराठास को हरा दिया, सबड्यू कर दिया। इन द फर्स्ट वॉर दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई। 1782 का जो वॉर था वो खत्म हुआ सालबाई की ट्रीटी से। देयर वॉज नो क्लियर विक्टर, कोई भी क्लियरली जीता नहीं उसमें। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो कि 1803 to 5 तक चला वॉज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स पर वो लड़ा गया, रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग उड़ीसा। ब्रिटिशर्स ने उड़ीसा को गेन किया एंड द टेरिटरीज नॉर्थ टू यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली भी अब ब्रिटिशर्स के अंडर आ गए थे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1817 to 19 क्रश्ड मराठा पावर। फाइनली जो वॉर हुआ 1817 to 19 में उसने मराठा की पावर को कम्प्लीटली क्रश कर दिया, खत्म कर दिया। द पेशवा वॉज रिमूव, पेशवाज को हटा दिया गया एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर में भेज दिया गया विद अ पेंशन। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्यास। विंध्यास के साउथ में पूरी टेरिटरी पर अभी कंपनी का रूल था, उनके कंट्रोल में वो थी। नेक्स्ट इज द क्लेम टू पैरामाउंटसी। पैरामाउंटसी सुप्रीम पावर को क्लेम करना, उसका दावा करना। It is clear from the above that from the early 19th century, the company pursued an aggressive policy of territorial expansion. ये हमने ऊपर एग्जाम्पल्स में देखा कि 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग से कंपनी ने एक एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करने के लिए। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग जो कि गवर्नर जनरल थे 1813 to 1823 में, अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी वॉज इनिशिएटेड। एक नई पॉलिसी अपनाई गई पैरामाउंटसी की। नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम। अभी कंपनी ने कहा कि हमारी जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो सबसे ऊपर है, पैरामाउंट है, सुप्रीम है। हेंस इट्स पावर वॉज ग्रेटर दैन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो किसी भी इंडियन स्टेट से ज़्यादा पावरफुल हम हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वॉज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम। तो किसी भी इंडियन किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके इंटरेस्ट के लिए हम उसको एनेक्स कर सकते हैं या फिर उसे थ्रेटन कर सकते हैं एनेक्स करने के लिए। उन्होंने अपने आप को ये राइट दे दिया, अधिकार दे दिया। दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल। और बाद की जो ब्रिटिश पॉलिसीज है उसमें भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया, ऐसे ही मान लिया सबने। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ कित्तूर जो अभी कर्नाटका में है, जब ब्रिटिशर्स ने इसको एनेक्स करने की कोशिश की, रानी चेन्नम्मा टुक टू आर्म्स। उन्होंने हथियार उठा लिए एंड लेड एंड एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट। और ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक रेजिस्टेंस मूवमेंट, एक आंदोलन चलाया उनको रेजिस्ट करने के लिए, उनको रोकने के लिए। शी वॉज अरेस्टेड इन 1824 में उनको अरेस्ट कर लिया गया एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829। बट रायन्ना, अ पुअर चौकीदार ऑफ संगोली ऑफ कित्तूर, कित्तूर के संगोली में गरीब चौकीदार था रायन्ना, कैरिड ऑन दिस रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को अब उन्होंने आगे बढ़ाया विद पॉपुलर सपोर्ट। ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया अपने पॉपुलर सपोर्ट से और उनके रिकॉर्ड्स को। ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड बाय ब्रिटिश इन 1830 में उनको पकड़ लिया गया और फांसी लगा दी गई। यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केसेस ऑफ रेजिस्टेंस लेटर इन दिस बुक। बाद में आप और केसेस पढ़ेंगे ऐसे ही रेजिस्टेंस के। इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया। अभी लेट 1830s में ईस्ट इंडिया कंपनी को चिंता हो गई रशिया की। इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपैंड अक्रॉस एशिया। उसको लगा कि रशिया शायद एक्सपैंड करेगा एशिया तक और एंटर करेगा इंडिया में फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। ड्रिवन बाय दिस फियर, इसी डर की वजह से द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर नॉर्थ वेस्ट।
नॉर्थ वेस्ट में वो अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करना चाह रहे थे. दे फॉट अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 टू 1842. 1838 टू 42 तक उन्होंने अफगानिस्तान के साथ बहुत लंबी लड़ाइयाँ लड़ी एंड फाइनली स्टैब्लिश्ड इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर. वहाँ पर भी कंपनी रूल स्टैब्लिश कर दिया, हालांकि वो डायरेक्ट नहीं था. सिंध को टेक ओवर किया इन्होंने 1843 में. लाइन में आगे था पंजाब, बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी. लेकिन पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह थे तो उन्होंने कंपनी को आगे नहीं बढ़ने दिया. उनकी डेथ हुई 1839 में. उसके बाद 2 प्रोलॉन्ग वॉर्स वर फॉट विद द सिख किंगडम. सिख किंगडम के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ लड़ी गई एंड अल्टीमेटली इन 1849 10 साल के बाद पंजाब वॉज फाइनली एनेक्स्ड. पंजाब को फाइनली इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया. नेक्स्ट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. उससे पहले पिक्चर देख लेते हैं. महाराजा रंजीत सिंह और उनके कोर्ट में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं. बहुत एफिशिएंट रूलर थे. हमने देखा भी कि इनके टाइम पीरियड पर ब्रिटिशर्स की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो पंजाब से आगे जा सके. बट इनकी डेथ के बाद किंगडम में एक लॉलेसनेस फैल गई. सबको किंग बनना था, गद्दी चाहिए थी, जिसका फ़ायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने और फाइनली 1849 में पंजाब को एनेक्स कर लिया. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था? द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशंस occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856. 1848 to 1856 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी और फाइनल वेव आई इस टाइम पर एनेक्सेशंस की. He devised a policy that came to be known as the doctrine of lapse. उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया. उसमें था क्या? The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse. कि अगर कोई भी इंडियन रूलर मरता है बिना किसी पुरुष वारिस के तो उसका जो किंगडम है वो लैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. दैट इज बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी और फिर वो कंपनी के टेरिटरी का पार्ट बन जाएगा. वन किंगडम आफ्टर अनदर वॉज एनेक्स्ड सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन. एक के बाद एक किंगडम को उन्होंने एनेक्स किया सिंपली ये एक डॉक्ट्रिन लगाकर कि क्योंकि आपका कोई मेल हेयर नहीं है तो इसीलिए आपका किंगडम अभी ख़त्म होता है. जैसे कि सतारा को किया 1848 में. उसके बाद संबलपुर 1850, उदयपुर 52, नागपुर 53 एंड झांसी 1854. फाइनली इन 1856 द कंपनी टुक ओवर अवध और फाइनली 1856 में कंपनी ने अवध को भी टेक ओवर कर लिया. दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्ग्यूमेंट और इस बार अवध को टेक ओवर करते टाइम उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट ऐड किया. दे सेड, उन्होंने कहा दे वर ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी, कि वो तो ड्यूटी से ऑब्लाइज्ड है, अपने कर्तव्य से बंधे हुए टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब. नवाब की मिस गवर्नमेंट से लोगों को बचा रहे हैं. एनरेज्ड बाय ह्यूमिलेटिंग वे इन विच द नवाब वॉज डिपोज्ड, द पीपल ऑफ अवध जॉइन द ग्रेट रिवोल्ट दैट ब्रोक आउट इन 1857. और इसीलिए 1857 का रिवोल्ट हुआ क्योंकि उनके किंग को, उनके नवाब को इतना ह्यूमिलेट करके गद्दी से हटाया गया तो लोगों में इस चीज़ के लिए गुस्सा था. नेक्स्ट पेज पर कुछ पिक्चर्स आपको गिवन है. एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटोरियल पावर इन इंडिया. इंडिया में ब्रिटिश टेरिटोरियल पावर कैसे एक्सपैंड हुई. ये पिक्चर है 1797 की. यहाँ पर ये येलो एरिया शो कर रहा है, एरिया अंडर ब्रिटिश रूल, और रेड है जो ब्रिटिश रूल के अंडर नहीं था. उसके 40 साल बाद अगर हम देखें 1840 में, सो ये एरिया बहुत एक्सपैंड हो गया है. जो येलो है जो ब्रिटिश रूल के अंडर था, और उसके ऑलमोस्ट 15-20 साल के बाद 1857 में बहुत सारी पॉलिसीज ये लेकर आए. पैरामाउंट सी, देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. तो जितने भी किंगडम थे सभी को इन्होंने एनेक्स कर लिया. और ये जो रेड पार्ट भी आपको दिखाई दे रहा है, भले ये रूल यहाँ पर नहीं कर रहे थे, किंग कोई और था लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिशर्स का ही था. लास्ट टॉपिक है हमारा सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, और इसको हम पार्ट 3 में कवर करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.